मेरे एक बुज़ुर्ग थे, वो एक ऐसी बैकग्राउंड से आते थे जहाँ पे सिवाय भैंस चराने, घास काटने और मक्की बीजने के कोई काबिल ज़िक्र हुनर ना तब था और ना आज है। लेकिन बावजूद इसके इनको स्टेट क्राफ्ट के मामलात की मुझे हैरानगी होती है, इतनी क्लिनिकल नॉलेज थी। खैर वो नॉलेज किसी काम ना आ सकी क्योंकि ये किसी ऐसी डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग पोजीशन तक ना पहुंच पाए और सरकार में सिस्टम के जिस छोटी सतह के ऊपर एक छोटे ऑफिसर रहे ज़िंदगी भर, वहाँ पे सिर्फ हुक्म लिए जाते हैं, कोई राय दी नहीं जा सकती। अब ये नहीं रहे हैं लेकिन मैं इनके ख़यालात से हमेशा मुतासर रहता हूँ। ये अक्सर कहा करते थे कि कानून में जो पनिशमेंट का प्रोविज़न होता है इसको बहुत रेयरली इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक वेपन होता है, क्योंकि जब ये होता ही वेपन है, हथियार है, तो हथियार को हर रोज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये भी कहते थे कि जो ख़ास कानून होते हैं, जो ख़ास स्पेशल सर्कमस्टांसेस के साथ डील करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको सिर्फ तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब सिचुएशन ऐसी बन जाए जब आपके पास उस कानून की वो स्ट्रिंजेंट क्लॉज इन्वोक करने के सिवाय आपके पास दूसरी कोई ऑप्शन रही ना हो। आर्गुमेंट ये था कि अगर स्पेशल लॉज को ऑर्डिनरी सिचुएशंस के लिए रोज़मर्रा आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो जिन स्पेशल लोगों के लिए जिन स्पेशल सिचुएशंस को एड्रेस करने के लिए वो कानून बने हुए होते हैं वो उसको इतना लाइटली लेना शुरू कर देंगे। उनके लिए खौफ, डर, वो सारा ख़त्म हो जाएगा और आप इतना मेस क्रिएट कर दोगे। एक सिचुएशन एक दिन ऐसी आ जाएगी जब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि जेलों में कितने लोगों को डालें और बाहर कितने लोगों को छोड़ दें। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। बैकग्राउंड ये है कि 2 दिन पहले श्रीनगर में एक 26 बरस की लड़की जो एक फ़ोटो जर्नलिस्ट है, उसको साइबर पुलिस, कश्मीर की साइबर पुलिस ने यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में उन पे एफआईआर लगा दी है। पुलिस का ये मानना है कि इन्होंने अपने फेसबुक पे कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स पोस्ट किए हैं जो इश्तियाल अंगेज़ हैं, प्रोवोकेटिव हैं और मुल्क के अगेंस्ट यानी इंडिया जैसे मुल्क के अगेंस्ट वो डिसअफेक्शन पैदा कर सकते हैं। सेक्शन 13 इन्वोक की है इन्होंने। अगर ये प्रूव हो जाती हैं सारी बातें तो इनको 7 साल तक की जेल हो सकती है। मैं पुलिस को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, क्योंकि मैं मसरत ज़हरा की पूरी फेसबुक या ट्विटर टाइमलाइन स्कैन नहीं कर पाया हूँ, ये मैं छोड़ देता हूँ जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए। वो डिसाइड कर लेंगे कि क्या ये ठीक था या नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक बैड पब्लिसिटी पुलिस ने अपने लिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर ने में नहीं बल्कि मुल्क भर में भी नहीं, दुनिया भर में जो जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँच रही है, अपने लिए एक बैड पब्लिसिटी क्रिएट कर दी है कि आप जर्नलिस्ट के साथ बात करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए और भी बहुत तरीके हैं। आपने फ़ोटो देखा और इतने बड़े कानून का इस्तेमाल कर डाला, ये शायद ज़रूरी नहीं था। इस कानून का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए, ये हमेशा एक खदशा बना रहा है और ये खदशा इस लिहाज से बना रहा है, किसी की इसमें कोई ज़ाती चीज़ नहीं है, कि ये इस मुल्क को ना तबाह कर दे इसका गलत इस्तेमाल और मुल्क की जो फाउंडेशंस हैं वो ना हिला दे। तो मैं बैकग्राउंड याद कर रहा था कि जब होम मिनिस्टर साहब पायलट करके ये कानून पार्लियामेंट में लाए, आपको जाहिर सी बात है कानून पार्लियामेंट में बनता है, और जब उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस रखे और अपनी धुएंधार तकरीर की उन्होंने कानून को पेश करते हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत खुश हो गए। उनको लगा कि भी वाकई ये मेरे होम मिनिस्टर जो हैं ये बिल्कुल एक स्टील की तरह सारी चीज़ पेश करते हैं और ऐसे कानूनों की, ऐसे सख्त कानूनों की हमें ज़रूरत है। लेकिन अपोजिशन के लोग, सिविल लिबर्टीज़ के ग्रुप, ह्यूमन राइट्स के ग्रुप, उन्होंने बड़ा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कानून आइडिया ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, ये हमारी डेमोक्रेसी को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये हमारे सिविल लिबर्टीज़ को, राइट्स को क्रिटिकली चैलेंज कर देगा। लेकिन ये कहाँ मानने वाले। अब जब पार्लियामेंट के अंदर तकरीरों का सिलसिला शुरू हुआ तो अपोजिशन के एक बड़े लीडर जब उन्होंने तकरीर करनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये कानून की बैकग्राउंड अच्छी हो सकती है, आपका रीज़न अच्छा हो सकता है, लेकिन जिस किस्म का ये कानून है वो ज़ाहिरन गवर्नमेंट को इतनी स्वीपिंग पावर्स देता है कि गवर्नमेंट के नज़रिए से उनको जो भी
अपना अपोनेंट नज़र आए, जो भी उनको पसंद ना आए, वो किसी को भी धर दबोच सकते हैं, वो किसी को भी पकड़ सकते हैं। और इसमें बहुत सारे एविडेंसेस की भी ज़रूरत नहीं है कि आप कई बार पढ़ते हैं ना कि भी सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव, इसी के बेसिस के ऊपर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट वाले कहाँ मानने वाले थे। इन्होंने बहुत शोर शराबा किया, लेकिन गवर्नमेंट ने एक ना मानी। मैंडेट था इनके पास, गवर्नमेंट के पास लोग थे, इनके पास पार्लियामेंट में नंबर्स थे, और थोड़े सख्त गिर थे, सिविल लिबर्टीज़ के लिए इतना ज़्यादा एहसास नहीं करते थे। कानून पास हो गया, अपोजिशन वाले लोग चिल्लाते ही रह गए। अब मुझे अंदाज़ा है आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मीडिया को कंज्यूम करने वाले हमारे पास दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो हैं जो अभी ये वीडियो बंद करेंगे और नीचे जाकर कमेंट में लिखेंगे कि इस पे तो हम बड़ा भरोसा करते थे, ये भी टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी निकला। और दूसरे वो हैं जो चाहेंगे कि आगे इसको देखते रहें, आज इसको वीडियो को वाइडली शेयर करें और आज कहें कि भी तसल्ली हुई कि हिंदुस्तान में जर्नलिस्ट हैं जो बात करते हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब आप किसी जर्नलिस्ट को पढ़ रहे हों या सुन रहे हों, ऐसा नहीं कि हर किसी को टीवी पे पढ़ रहे हो या टीवी पे देख रहे हो या अखबार में पढ़ रहे हो। मैं कहता हूँ कि सिर्फ जब किसी जर्नलिस्ट को आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, उससे आप वही तवक्को करें जो एक जर्नलिस्ट से की जा सकती है। ऐसा ना करें कि कोई एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल लीडर की तकरीर सुन रहे हैं। तो लिहाजा आप इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं, आप देखते रहिए। ये था सन 2019 नहीं था, ये सन 1967 था, 1967। प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और होम मिनिस्टर थे यशवंत राव चौहान। अब ये अपोजिशन के लीडर जिन्होंने वो धुएंधार तकरीर की, जिन्होंने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल करके आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को धर दबोच लोगे और लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे। जब अंडरग्राउंड हो जाएंगे, आपसे डरने लगेंगे, सिविल लिबर्टीज़ और डेमोक्रेसी की आप धज्जियाँ उड़ाकर रख देंगे। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। तो ये लिहाजा ये सारी बातें अब नहीं शुरू हुई, इनकी एक लंबी बैकग्राउंड है। इस कानून की जब ये लाया गया था, इसकी बैकग्राउंड कुछ इस किस्म की थी कि देखते थे कि एक्सटर्नल एक तो अलग मामला है कि मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग जिनमें सेसेशनिस्ट भाव था, मुल्क को डिसइंटीग्रेट ना कहीं कर दें, उनको उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, उस पैमाने के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए इस कानून को लाया गया था। जो इमीडिएट बैकग्राउंड्स बनी थी वो ये थी कि जब 1962 में इंडिया और चाइना की वार हुई थी, कहा जाता है कि केरला से लेकर कश्मीर तक कम्युनिस्ट मुल्क में जहाँ जहाँ पे भी थे, उनके दिल चीन के लिए धड़कना शुरू कर गए, जबकि हिंदुस्तान की फ़ौज चाइनियों के साथ लड़ रही थी और शहीद हो रही थी वहाँ पे। उसके अलावा भी द्रविडियन मूवमेंट थी साउथ इंडिया में, बहुत सारी चीज़ें थी। इनके बैकग्राउंड में 1967 में इंदिरा गांधी ने ये कानून लाया। तब टेररिज्म वगैरह इतना ज़्यादा इन्वेंट नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ नहीं थी। ये बाद में 2004 में, 5 में, जब 90s में आपने देखा कि बहुत सारे कानून आए। टाडा आया, तब बड़ा मशहूर हुआ था। टाडा ऐसे ना मशहूर होता अगर संजय दत्त के खिलाफ उसका इस्तेमाल ना होता। पोटा आया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, वो आया। फिर बाद में पोटा और टाडा को इकट्ठे करके यूएपीए के अंदर ले आए, ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पहले, ताकि ये टेररिज्म के मामलों के साथ भी डील कर ले। 2019 में 26 या 27 जुलाई को लोकसभा में, फिर 2 अगस्त को राज्यसभा में जो कानून आया था वो यही यूएपीए था। उसमें एक छोटी सारी अमेंडमेंट मांगी थी उन्होंने। वो अमेंडमेंट ये थी कि पहले ये कानून डील किया करता था ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकता था। अब इन्होंने, जो अब की हुकूमत है, इन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल्स को भी हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। उस पे कांग्रेस का और बाकी लोगों का बहुत ज़्यादा एतराज़ था। सिविल लिबर्टीज़ के लोग आज भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। उसका ये एतराज़ था कि भी आप तो फिर किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखिए, हम ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ फिर भी जारी रख सकता है, लिहाजा, और वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे नाम से बना सकता है। असल में यही आर्ग्यूमेंट था वाजपेयी साहब का 1967 में भी। 67 में आरएसएस को अनलॉफुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन आरएसएस के बहुत सारे मेंबरान, जैसे वाजपेयी साहब खुद, वो पार्लियामेंट में थे और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी उन्होंने जारी करके रखी हुई थी। बाद में खैर हालात बदले, तो यही डिस्कशन दोबारा आई कि ताकि उन इंडिविजुअल्स को भी प्रिवेंट किया जा सके कि वो जब उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया तो बतौर इंडिविजुअल वो किसी एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो या दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन ना तैयार कर लें। आज के रोज़ मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जिस कानून का एक इतना बड़ा स्कोप हो,
उस कानून को आप एक फेसबुक के पोस्ट के ऊपर भी अगर आप उसी के साथ उसी कॉन्टेक्स्ट में आप उसको डील करना शुरू कर देंगे। कश्मीर एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह है। ये सिर्फ इसको यूनियन टेरिटरी बनाने से, इसको आर्टिकल 370 हटा देने से सारी चीज़ें डील नहीं हो गई। वो एक चीज़ है जो गवर्नमेंट ने, जो पार्लियामेंट ने, जो पॉलिटिकल पार्टी ने अपने नज़रिए से जो उनको बेहतर लगता है वो एक फ़ैसला लिया है। उसको आगे मैनेज करने के लिए, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, पीस बनाए रखने के लिए उसमें बहुत इक़दामात की ज़रूरत है। उसमें बहुत लंबी अभी जो सफ़र है वो करने की ज़रूरत है। फेसबुक पोस्ट के ऊपर भी अगर यूएपीए लग जाया करेगा, फिर बड़े बड़े चैलेंजेस जो आपके सामने हैं, जो मुल्क के सामने भी रखे जाते हैं, दुनिया के सामने भी रखे जाते हैं कि इतने बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उन चैलेंजेस के साथ कैसे डील किया जाएगा। मैं पढ़ रहा था, बहुत सारी जगहों के ऊपर मैं देख रहा था कि इस लड़की को, मसरत ज़हरा को, जो फ़ोटो जर्नलिस्ट है और बड़ी रिस्पेक्टेड फ़ोटो जर्नलिस्ट है, उसको कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस के दौरान एज़ पर हर क्लेम उसको बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि तुम आओ और अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ। वो कहता ही है लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शन है, तो ये कहते हैं कि तुम नाके पे आओ, वहाँ से हमारे साथ फ़ोन पे बात करो और हम तुम्हारा फैसिलिटेट करेंगे यहाँ पे आना। ये मामला सारा मैं जुडिशल स्क्रूटनी के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि ये कहते हैं कि ये साइबर पुलिस वाले आजकल बहुत सारी नज़र रखे हुए हैं कि कौन क्या क्या बातें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर वगैरह पे कर रहे हैं। तो अदालतें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें एम्पावर करता है और कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रस्ट और फेथ इंस्पायर करता है कि अगर आप को लगता है कि वायलेशन हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन विल टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन यूएपीए में सबसे बड़ा खदशा वाजपेयी साहब की तकरीर 1967 से लेकर 2019 में जब 27 जुलाई को और 2 अगस्त को फिर राज्यसभा में जब आया और पी चिदम्बरम ने जब तकरीर की, उसमें सबसे बड़ा खदशा एक था कि कोई भी कानून अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बजाते खुद एक कंप्यूटर बनकर, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बनकर हर कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाता, हर कानून में यह ध्यान नहीं रखता कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। जो नीचे ऑफिसर्स होते हैं वो अपने इंडिविजुअल ऑफिसर सिस्टम का पार्ट होते हैं, लेकिन फैसला लेते हुए वो एक इंडिविजुअल होते हैं। दे आर इंस्पायर्ड बाय देयर ओन विजडम, उनके फैसले अपने होते हैं। वहाँ पे वो मिसएडवेंचर हो सकता है, वहाँ पे उसका इस्तेमाल गलत हो सकता है, जिसकी वजह से सिविल लिबर्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं। मैं कोई नहीं होता जो कश्मीर की साइबर पुलिस को या पुलिस को मैं ये हिदायत दे दूं कि आप इसको अपने एक्शन को रिव्यू कर लें, लेकिन मैं ये बात आर्ग्यूमेंट के लिए ज़रूर रखना चाहूँगा कि ये कानून कौन सा है और जुर्म कौन सा है, उसको उस एतबार से ज़रूर देख लिया जाए ताकि एनर्जी भी बची रह सकें। और जहाँ पे आपके पास इतने बड़े इश्यूज हैं डील करने के लिए, वहाँ पे एक नई चीज़ आप ऐसी ना क्रिएट करें कि इन छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करते हुए कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाएं। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।